हिमाचल को 2 नए केंद्रीय विद्यालयों की सौगात। शिक्षा मंत्री बोले, क्वालिटी एजुकेशन और युवाओं को बेहतर अवसर सरकार की प्राथमिकता। कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता का सख्त संदेश, बोले समय पर दफ्तर आए अधिकारी, फाइलें भी न अटके। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, कांग्रेस के संगठन न होने का चुनावों में नहीं पड़ेगा कोई फर्क। हिमाचल में एम्बुलेंस सेवाएं ठप, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जताया विरोध। ऊना में खड्ड में डूबने से 2 सगी बहनों सहित 3 मासूम बच्चियों की मौत। चंबा के चौराहा में सड़क धंसने से निजी बस हवा में लटकी, यात्रियों में मची चीख पुकार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 100 स्कूलों को CBSE से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा और अवसर मिलेंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है। शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार चल रहा है, जिससे पदोन्नति और कार्य क्षमता में सुधार होगा। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि हिमाचल को केंद्र से 2 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये विद्यालय जिला शिमला के कोटखाई और जिला सिरमौर के पाउंटा साहिब में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भी काम जारी है। इसका मकसद आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल स्थापित करना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 भर्तियां पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 3,101 पदों को चयन आयोग को भेजा गया है। वहीं 900 TGT पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी और 600 JBT पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कदमों से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा। सरकार का फोकस क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर है। ये एक उपलब्धि है समस्त प्रदेश के लिए और इसमें हमारे 2 जगहों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे, अगर हम जिला शिमला की बात करें, कोटखाई में हमारा ये केंद्रीय विद्यालय आपका आने वाले समय में इसको स्थापित किया जाएगा। और इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में आपके पाउंटा साहिब में, जो एक तरह से हमारा बॉर्डर है, उसके आगे उत्तराखंड की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, तो वहां पर भी मैं समझता हूँ केंद्रीय विद्यालय होगा। और वर्तमान में 26 केंद्रीय विद्यालय आपके पूरे प्रदेश में है, तो इन 2 को मिला के संख्या 28 बनेगी। और इसके बारे में 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया और पूरे राष्ट्र में ये 57 के आसपास संख्या बनती है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 2 मैं समझता हूँ ये केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। तो ट्रेंड ही है, सभी ट्रेंड है, लेकिन वही बात है कि जो मैं समझता हूँ इसकी अभी प्रथम चरण, जैसे मैंने कहा, इसकी मोडेलिटीज है, सारी वर्कआउट होगी और अलग से SOP तैयार करने की बात चली है, कैडर की बात चली है। तो आने वाले 1-2 महीने में सारी बातों का निर्णय हो जाएगा कि किस तरह से ये इस फैसले पर अमली जामा पहनाया जा सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अब संख्या तो लगभग इसकी मैं सोचता हूँ 25 से अधिक हो चुकी है और लगभग 10-12 जगह तो उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हमने जहाँ पहले ये डिसाइड किया था कि नए जगहों पर आपके ये आधारभूत ढांचा बनेगा, लेकिन उसके बाद हमने ये भी निर्णय लिया कि जो वर्तमान में स्कूल्स बने हैं, जहाँ पर अच्छा आधारभूत ढांचा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग के स्कूल में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के नए कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पदभार संभालते ही अधिकारियों को अनुशासन का सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पहली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब अधिकारी समय पर दफ्तर आएंगे और फाइलों के निपटारे में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि किसी भी विभाग की फाइल 2 दिन से अधिक एक दफ्तर में लंबित नहीं रहेगी। इसके अलावा सचिव और डायरेक्टर अगर शहर से बाहर जाते हैं तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और
संबंधित मंत्रियों को देनी होगी। संजय गुप्ता ने ये भी कहा कि फिलहाल प्रदेश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन सरकार जल्द ही इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में 7 प्राथमिकताओं पर सहमति बनी है और आने वाले समय में इन्हीं पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव और बिजली बोर्ड चेयरमैन रहते हुए मिले अनुभव का इस्तेमाल राज्य की बेहतरी के लिए करेंगे। साथ ही सभी विभागों को वित्तीय अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज की, और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूँ। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फिक्स हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज़्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग, और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर, और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसी जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे, और डायरेक्टर्स और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सीएम को डालेंगे, ताकि उनको जब उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढते होते दिल्ली हैं तो उनको सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण, ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया कि 1-2 दिन से ज़्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। सर, पंडित जी, अगर फाइल की कोई होगी तो कोई मेरे को भी तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो, और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिसंबर महीने में चुनाव होने प्रस्तावित है, जिसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। पंचायती राज चुनावों को लेकर अगले कुछ दिनों में रोस्टर भी जारी हो जाएगा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वाद महोत्सव के दौरान कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास पंचायती राज चुनाव होने प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी की चुनाव में जीत हासिल होगी। हालांकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, ऐसे में कांग्रेस के संगठन होने या नहीं होने से चुनावों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना संगठन के भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे और चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहेगा। चुनाव कब तक हो जाएगा सर? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करने होते हैं। सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसको अनाउंस नहीं करेगी, पर मुझे उम्मीद है हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि समय से ही 2025 दिसंबर में ही चुनाव होते हैं। 15-20 के आसपास जो है अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, कई बार चुनाव भी हो जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस बारी भी समय से ही चुनाव हो। सर, पंचायती चुनाव आ रहे हैं, जैसे संगठन नहीं है, पीछे अभी सीनियर लीडरों ने 2-3 लीडरों ने भी आवाज उठाई, काफी नाराजगी भी जताई कि भाई अभी तक जो है संगठन तैयार नहीं, आगे पंचायती चुनाव में किस तरह? पंचायत चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है बिना सिंबल के होते हैं। सिंबल के ऊपर थोड़ा ना होता है जो कांग्रेस और बीजेपी का या अन्य पार्टी का कोई सिंबल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति फ्री है चुनाव लड़ने के लिए, ये और कोई भी चुनाव है। पंचायती राज चुनाव की अगर बात करूँगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूँगा, या विधानसभा की, लोग अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। पंचायती राज चुनाव में भी 3 टायर सिस्टम है, प्रधान है, बीडीसी और जिला परिषद है, वो भी लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। तो इसमें संगठन का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यानी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, गेन करेंगे आप देखना। हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 के लगभग 1400 कर्मचारी 24 घंटे की हड़ताल पर है। प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मियों ने एनएचएम कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मी काम के बदले कम वेतन देने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि लगातार उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की मांग उठाई है। यूनियन का आरोप है कि एनएचएम के अंतर्गत मेड्सवान फाउंडेशन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का 7 वर्षों से शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता। सीटू नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट और श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यूनियन नेताओं पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने या तबादला स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई कर्मचारियों को बिना कारण महीनों तक ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। देखिए, आज 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी कार्यालय के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कल से रात के 8 बजे से आज रात 8 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर जो अभी तक की जानकारी है कि लगभग हड़ताल पूरी तरह से सफल रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां अगर चली होंगी हम कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर जगह जो हड़ताल है वो हड़ताल आगे बढ़ रही है। और इस हड़ताल में तमाम ज़िलों के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह आज जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको मालूम है, हमारे देश के अंदर एक कानून है कि 8 घंटे ड्यूटी देने पर जितना वेतन मिलता है, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो वेतन डबल हो जाता है। तो जो कर्मचारी 108 और 102 के हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो दोगुना होनी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए थी, वो उनको मिल नहीं रही है देश के श्रम कानूनों के आधार पर। यही विषय मेड्सवान कंपनी के आने से पहले जीबीके के समय में भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा था, और जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी और आदेश दिए थे अंतरिम, और लेबर ऑफिस को भी कुछ डायरेक्शंस दी थी। और उन्हीं विषयों पर बाद में सीजीएम कोर्ट शिमला ने भी कुछ निर्णय दिए थे, जिसके अनुसार जो तनख्वाह है आज जो तनख्वाह दी जा रही है इन कर्मचारियों को 11,500, 12,000, 13,000 रुपया, इससे लगभग डबल से भी ज़्यादा तनख्वाह बनती है। लेकिन उस विषय पर जो एमडी हैं एनएचएम के और जो कंपनी है मेड्सवान कंपनी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एमडी महोदय से हम पिछले कुछ महीनों में लगातार मिलते रहे हैं, इन विषयों को उठाते रहे हैं, मांग पत्र भी भेजते रहे हैं, वार्तालाप भी होती रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि इन्हीं एमडी महोदय ने, जो हमारी अंतिम बैठक आज से 3-4 महीना पहले हुई थी, स्वयं कहा था कि 1 महीने के अंदर दोबारा से बैठक बुलाकर जो है इन मसलों का समाधान किया जाएगा, जिसमें ना केवल 12 घंटे की तनख्वाह का मसला है, बल्कि ये भी मसला है कि ईपीएफ और ईएसआई में जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाएगा। ये भी मसला है कि ओवरटाइम के वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये भी मसला है कि इन कर्मचारियों को जो छुट्टियां नहीं मिलती हैं वो छुट्टियां भी मिलेंगी। ये भी मसला है कि गाड़ियां जब मेंटेनेंस के लिए जाती हैं, किसी भी तरीके से खड़ी हो जाती हैं, तो उस दौरान का जो वेतन है वो उनको मिले। अगर जो है कोई मेडिकली रूप से जो है कोई बीमार हो जाता है तो उसके बीमारी के दौरान जो वेतन का भुगतान है वो किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो देखने में आया है उल्टा, कि जब जो है ये कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते हैं तो उनकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है। जिला ऊना के उपमंडल बंगाना की बल पंचायत के सनहाल खड्ड में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया। बल पंचायत के परनोलिया सनहाल की रहने वाली नाबालिग 3 बच्चियों की नाले में डूबने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से 2 सगी बहनें बताई गई है, जबकि तीसरी बच्ची उनकी सहेली बताई जा रही है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चियां स्कूल से घर लौटने के बाद अपने बैग और कपड़े खड्ड में धोने के लिए गई थी। संभवतः इस दौरान एक बच्ची का पैर फिसलने के चलते वे पानी की आगोश में चली गई और उसी को बचाने के चक्कर में दोनों अन्य बच्चियां भी पानी की चपेट में आ गई, लेकिन गहराई का अंदाजा न लगने से तीनों उसमें डूब गई। घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना
सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जिला चंबा की चौराहा घाटी में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब यात्रियों से भरी एक निजी बस सड़क धंसने के कारण खाई की ओर लटक गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की तत्परता से बस को नियंत्रित कर लिया गया और उसमें सवार सभी 12 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बस चांजू से चंबा की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस खली नामक स्थान से गुजर रही थी तो अचानक सड़क का एक हिस्सा नीचे की ओर धंस गया। इससे बस का पिछला टायर सड़क से बाहर निकलकर हवा में झूल गया और बस एक तरफ झुक गई। इस अप्रत्याशित घटना से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर बस को रोका और सभी यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। लोगों का कहना है कि अगर बस खाई में जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।